हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम लोग देख रहे थे यूथ कंपटीशन बुक के इलाहाबाद हाई कोर्ट, यूपी सिविल कोर्ट, स्टेनोग्राफर ग्रुप सी, ड्राइवर और ग्रुप डी की जो भर्ती निकली हुई उसका हम लोग प्रैक्टिस सेट और सॉल्व पेपर लगा रहे थे। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें तो इसका पहला प्रैक्टिस सेट ये सॉल्व पेपर हो चुका है। इसका वीडियो बन चुका है, आप लोग चैनल पेज पर जाइएगा, आपको वहाँ पर जो है ये मिल जाएगा। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2019 को जो हुआ था, इसका हम जो है इसका जो है पेपर देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये दूसरा वीडियो है और इसमें हम हिंदी और जीएस के पोर्शन को जो है बात करेंगे। ठीक है, बाकी जो मैथ और इंग्लिश का पोर्शन रह गया है उसको हम मैथ के साथ में एक साथ में पढ़ा देंगे। ठीक है, तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। ग्रुप सी स्टेनोग्राफर परीक्षा का देखते हैं, इसके बाद बारी बारी से इसमें सब में जितने भी पेपर दिए गए हैं सारे के सारे हम इसमें देखने वाले। इसके बाद में लास्ट में इसमें 3 प्रैक्टिस सेट हल दिए गए हैं, उसको भी हम देखेंगे। ठीक है, तो चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन अगर हम हिंदी के देखें तो निम्नलिखित विकल्पों में से ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं ये बताना है इनमें से। ठीक है, तो ऊष्म व्यंजन की अगर हम बात करेंगे इसमें तो देखिए ऑप्शन में दिया गया है शा सा, फिर हा, इसके बाद चा छ जा झ, फिर त थ द ध और पा फा बा भा, यानी कि 4 ऑप्शन दिए गए। इसमें से बताना ऊष्म व्यंजन किसके अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट, जो शा सा दिया गया है ये जो है क्या है, ये ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आंसर आपका ए पार्ट हो जाएगा। और यही 4 जो है वर्णों का उच्चारण जो होता है रगड़ या घर्षण से उत्पन्न होता है, यानी कि ऊष्म वायु यानी गर्म वायु से उत्पन्न होता है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकारों में से एक है, कौन सा है इसमें से। देखिए, तत्सम, विकारी, सार्थक, योग, ऋण। यह क्वेश्चन पूछा गया था 2019 के स्टेनोग्राफर परीक्षा में, लेकिन ये त्रुटिपूर्ण था। अब इसमें अगर हम व्याख्या देखते हैं तो यह प्रश्न त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि रचना और व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के अलग अलग प्रकार हैं। रचना के आधार पर शब्द जो है 3 भेद हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़, या फिर व्युत्पत्ति योग रूढ़ शब्द 3 प्रकार के हो गए। और व्युत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, उसमें आता है तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द। तो इस तरीके से इसके अलग अलग भेद होते हैं। तो आपका इसमें जो है क्वेश्चन त्रुटिपूर्ण था, कोई बात नहीं, आप इसका जो डिटेल है वो जान के मतलब जानिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, वर्णों का निम्नलिखित दिया गया मेल संधि के कौन से प्रकार का है ये बताना है। यानी कि छोटा आ प्लस छोटी ई बराबर ए बनता है और छोटा आ प्लस छोटा ऊ मिलकर ओ बनता है। तो ये किस संधि का जो है परिभाषा या किस संधि का ये उदाहरण है ये बताना। ठीक है, राइट आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट, ये गुण संधि का उदाहरण है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। गुण संधि में यदि छोटा आ और बड़ा आ के बाद छोटी ई बड़ी ई तथा छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद री छोटा ऊ बड़ा ऊ या री स्वर आए तो दोनों के मिलने से उनके स्थान पर क्रमशः ए, ओ और अर हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि इस तरीके से दिखाया गया है। तो ये जो है गुण संधि का उदाहरण है, तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गवेषणा शब्द जो है निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है ये बताना है। ठीक है, अब इसमें देखिए पर्यायवाची है किसका, दर्प का, कि तृष्णा का, कि गर्भ का, कि फिर खोज का। इसमें से इसका आंसर क्या हो जाएगा। आंसर की बात करेंगे तो डी पार्ट से ही है, ये खोज का पर्यायवाची होता है गवेषणा। अन्य इसमें जो दिए गए हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो गर्व का पर्यायवाची अहम होता है, अहंकार होता है, दर्प है, दंभ है, अभिमान है और घमंड है, ये सब गर्व के पर्यायवाची होते हैं। तृष्णा का पर्यायवाची की बात करेंगे तो अभिलाषा, अभिप्राय, मनोरथ, अभीष्ट, इच्छा, स्पृहा और लिप्सा, ये सब तृष्णा के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, खोज के पर्यायवाची की बात करेंगे तो अन्वेषण, गवेषणा जो कि ऑप्शन में जो दिया गया था, जांच, शोध, अनुसंधान, ये सब जो है खोज के पर्यायवाची होते हैं। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थावर का विलोम है। विलोम पूछा गया है। स्थावर का विलोम इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। स्थावर का विलोम होता है जंगम, याद रखिएगा। स्थावर का विलोम जंगम होता है। मूक का विलोम होता है वाचाल, स्थायी का विलोम अस्थायी और उत्थान का विलोम होता है पतन। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से दिए गए वाक्य के लिए जो है विकल्पों में से एक शब्द चुनना है जिसके पास कुछ ना हो। जिसके पास कुछ ना हो उसको हम एक शब्द में क्या कहेंगे, तो उसको हम कहते हैं आकिंचन। ठीक है, क्या कहते हैं, आकिंचन। ठीक है, ये जो है ये भिखारी का पर्यायवाची भी है आकिंचन, तो जिसके पास कुछ ना हो उसको हम आकिंचन कहेंगे।
जिसे क्षमा न किया जा सके उसे अक्षम्य कहेंगे। रिक्त थोथा समानार्थी शब्द है जिसका अर्थ होता है खाली। जो ऑप्शन में दिया गया था उसका व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है पल्लव किसकी रचना है? ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत की है या फिर महादेवी वर्मा या फिर हरवंश राय बच्चन या फिर रामधारी सिंह दिनकर। एक क्वेश्चन जरूर जो है पुस्तक से पूछा जाएगा, तो आप लोग को जो मेन इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं या प्रसिद्ध जो लेखक हैं उनकी रचनाओं के बारे में ज़रूर जान लीजिएगा। इसमें अगर हम देखें पल्लव किसकी रचना है तो यह है सुमित्रा नंदन पंत की। आंसर ए पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद हम अन्य की बात करते हैं इसमें तो युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, ग्रंथ, चिदम्बरा, अतिमा, लोकायतन, ये सब क्या हैं? ये सब इन्हीं की कृतियां हैं सुमित्रा नंदन पंत जी की। महादेवी वर्मा की रचनाओं में निहार, रश्मि इंपॉर्टेंट है, रश्मि बहुत बार पूछा गया, नीरजा और यामा, यामा भी याद रखिएगा महादेवी वर्मा का है, दीप शिखा। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन की अगर हम रचनाओं में देखेंगे तो मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, एकांत संगीत, मिलन, यामिनी, निशा, निमंत्रण आदि जो है ये किसकी हैं? ये हरिवंश राय बच्चन की हैं। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर की रचनाओं में उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रेणुका, रश्मिरथी, द्वंद्व गीत आदि जो है ये सब रामधारी सिंह की दिनकर की जो है रचनाएं हैं, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से भवानी प्रसाद मिश्र की रचना इनमें से कौन सी है? अब इसमें से देखना है भवानी प्रसाद मिश्र की कौन रचना है, तो आंसर की बात करेंगे तो डी पार्ट हो जाएगा, सतपुड़ा के जंगल। ये जो है भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखित है। पथिक जो है ये रामनरेश त्रिपाठी ने लिखा है। युगवाणी सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम कांप क्यों रहे हो, उपयुक्त में से कौन सा पदबंध का प्रकार है ये बताना। ठीक है, इसमें किस प्रकार का पदबंध प्रयोग किया गया है, तो आंसर की बात करेंगे तो इसमें बी पार्ट हो जाएगा, सर्वनाम पदबंध का प्रयोग किया गया है। ठीक है, सर्वनाम का काम देने वाला पद जो होता है समूह सर्वनाम पदबंध कहलाता है। शब्दों की भांति पदबंधों के भी 8 प्रकार माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माल गोदाम शब्द में कौन सा समास है ये बताना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? माल गोदाम शब्द की अगर हम बात करेंगे तो इसमें अगर हम समास की बात करेंगे तो कौन सा समास है? ठीक है, तो देखिए अब इसमें सारे चारों ऑप्शन में तत्पुरुष समास ही दिया गया था, लेकिन तत्पुरुष समास के अंतर्गत जो है माल गोदाम आता है संप्रदान तत्पुरुष के अंतर्गत। ठीक है, और इसका समास विग्रह अगर हम करेंगे तो माल के लिए गोदाम इसका बनेगा और के लिए जहाँ पर आ जाता है वहाँ पे संप्रदान हो जाता है, तो इसलिए संप्रदान तत्पुरुष जो है इसका आंसर हो जाएगा। के लिए जो है संप्रदान कारक चिन्ह का है और तत्पुरुष समास के पदों के मध्य से विभक्तियों का लोप रहता है, तो इस तरीके से भी जानना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है? फूले काश सकल मही छाई, जन वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। इनमें से बताना है कि कौन सा अलंकार इसमें प्रयोग किया गया है। अलंकार की अगर हम बात करेंगे तो सी पार्ट हो जाएगा, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? तो जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना अथवा कल्पना की जाती है वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, इसके बोधक शब्द की अगर हम बातें तो इसका पहचानने का एक तरीका है कि जहाँ भी अगर वाक्य में या चौपाई में या छंद जो भी लिखा तो वहाँ पे मनो, मानो, मनु, मनहु, जानो, जन, जनहु और ज्यों आदि शब्द अगर तुम्हें दिख जाएं तो वो सब क्या हो जाएंगे? वो सब उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत आ जाएगा। इसमें अगर हम देखेंगे तो प्रश्नगत पंक्तियों में जो उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि यहाँ के कांस के फूल उपमेय है और इसमें वर्षा ऋतु के बुढ़ापे यानी उपमान की संभावित कल्पना की गई है। साथ ही उत्प्रेक्षा अलंकार के बोधक शब्द जन का भी प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो आंसर आपका इसीलिए जो है उत्प्रेक्षा अलंकार के जो कि जन ये लगा हुआ है, तो इस तरीके से आप उत्प्रेक्षा को पहचान सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा छंद है इनमें से पंक्तियों में? कहे जो पावे कौन, विद्याधन उद्यम बिना, ज्यों पंखे की पौन, बिना डुलाए ना मिले। इसमें बताना कौन सा छंद का प्रयोग किया गया। छंद की बात करें तो सोरठा छंद है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। सोरठा एक अर्धसम मात्रिक छंद होता है। इसके विषम चरणों में 11 मात्राएं और सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तुक प्रथम एवं तृतीय चरण में होती है। इस प्रकार यह दोहे का उल्टा छंद होता है, यानी कि तुक प्रथम और तृतीय चरण में, यानी कि यह पहला हो गया चरण और ये तीसरा चरण है, तो इसमें देखिए कौन मौन में मिल रहा है, तो इस तरीके से इसमें आप जान सकते हैं कि सोरठा ये के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में देखना है कि कौन से पंक्तियों में इसमें रस है, मतलब इन पंक्तियों में कौन सा रस है ये बताना है। ठीक है, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब शील अपना भूल कर करतल युगर मलने लगे, संसार देखे अपना हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वह हो गए उठकर खड़े। इसमें बताना है कि
कौन सा रस का प्रयोग किया गया है। ठीक है, श्री कृष्ण के सुन बचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सबशील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अपना हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वो हो गए उठकर खड़े। इसमें बताइए कौन सा रस किया प्रयोग है। आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट, रौद्र रस का इसमें प्रयोग किया गया। ठीक है, शत्रु अथवा अविनीत व्यक्तियों की चेष्टाओं और गुरुजनों की निंदा अपमान आदि से जो उत्पन्न क्रोध नामक स्थायी भाव विभाव आदि से संयुक्त होकर जो है रौद्र रस में परिणत हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें हो जाएगा रौद्र रस। इसमें अगर हम देखेंगे तो क्रोध अस्थायी भाव है, जो अर्जुन आश्रय एवं श्री कृष्ण के वचन क्या हैं, अनुभव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं तो दिया गया है मुहावरा गगरी दाना सूद उताना। इसमें बताना है कि इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, अब इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। गगरी दाना सूद उताना का आंसर होता है ओछा आदमी थोड़ा धन पाकर इतराने लगता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। माने कि एक गगरी है, गगरी घड़ा है, घड़े में अगर पूरा दाना भर जाता है तो उस तरीके से क्या होता है, धन पाकर इतराने लगता, थोड़ा सा धन पाकर इतराने लगता है, उसी का डींग बांधने लगता है। तो आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो निम्नलिखित में से अजर का पर्यायवाची कौन सा शब्द, अजर का पर्यायवाची इसमें से बताना है। इनमें से अगर हम देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट। ठीक है, सुर, अजर का पर्यायवाची सुर होता है, आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, सुर के अन्य पर्यायवाची की बात करेंगे तो देव, अमर, अजर, अमर्त, ये सब सुर के पर्यायवाची होते हैं। दानों के पर्यायवाची दैत्य, असुर, यातुधान और रजनीचर, ये सब क्या होते हैं, दानों के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है गद्यांश। 41 से लेकर 45 से क्वेश्चन गद्यांश को पढ़ना है और गद्यांश को पढ़कर जो इसका आंसर देना है। तो चलिए गद्यांश को पढ़ लीजिएगा, हम इसके क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि यहाँ लेखक के यहाँ इकट्ठे होने वाले लोग कौन हैं। अगर इसमें आंसर की बात करें इस गद्यांश के अनुसार तो बी पार्ट हो जाएगा, यहाँ पे गरीब लोग हैं। ठीक है, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार लेखक के यहाँ लोग जो जुड़ते हैं वह गरीब लोग होते हैं। आप गद्यांश को पढ़ेंगे तो इसका आंसर यही निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रस्तुत गद्यांश साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आएगा। तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो सी पार्ट हो जाएगा, संस्मरण के अंतर्गत आएगा। ठीक है, संस्मरण स्मृति के आधार पर किसी विषय या व्यक्ति के संबंध में लिखित किसी लेख अथवा ग्रंथ को संस्मरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं तो वाक्य में प्रयुक्त मुहावरे अधजल गगरी छलकत जाए का सही अर्थ बताना। अधजल गगरी छलकत जाए का मतलब कि कम गुण वाला व्यक्ति दिखावा बहुत करता है, इसका यह सटीक और सही अर्थ हुआ। ठीक है, कम गुण जिसका होगा वो बहुत दिखावा करेगा, तो आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखक को निम्नलिखित में से कैसे लोग पसंद हैं इस गद्यांश के अनुसार। तो इस गद्यांश के अनुसार अगर हम देखेंगे तो मिट्टी से जुड़े हुए लोग लेखक को ज़्यादा पसंद है इस गद्यांश के अनुसार, तो आंसर सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, लेखक द्वारा वर्णित की गई दुनिया के लोग कहा सुनी होने के बाद क्या करते हैं। तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो बी पार्ट हो जाएगा, सब भुलाकर एक हो जाते हैं। ठीक है, तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किस शब्द का एक अर्थ उपवास भी होता है, इनमें से बताना है। ठीक है, लंघन, पराग, द्रोण, जलज, इनमें से कौन सा एक शब्द है जिसका अर्थ उपवास होता है। तो उपवास अगर हम देखेंगे तो इसमें दिए गए शब्दों में लंघन शब्द जो है इसका अर्थ क्या होता है, उपवास होता है। जलज जो है कमल का पर्यायवाची है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रचना का एक पर्याय नहीं है इनमें से। तो रचना का पर्याय की बात करेंगे तो ए पार्ट जो दिया गया है अरुण, ये रचना का पर्यायवाची नहीं होता। ठीक है, अरुण जो होता है वो सिंदूर तथा सूर्य का पर्यायवाची होता है। ठीक है, शेष, सृजन, कृति, गठन, ये सब रचना के पर्यायवाची हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है गुणहीन में कौन सा समास पाया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, गुणहीन की अगर हम बात करेंगे तो इसमें समास है अपादान तत्पुरुष। ठीक है, देखिए चारों ऑप्शन में तत्पुरुष है, लेकिन कौन से तत्पुरुष के अंतर्गत आएगा, तो ये अपादान तत्पुरुष के अंतर्गत आएगा। इसका हम विग्रह करेंगे तो गुण से हीन। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो आप जो शब्द दिया गया उसका विग्रह जरूर करिएगा, वहाँ से जो उसमें कारक बीच में लगेगा उसी से आपको पता चल पाएगा कौन सा तत्पुरुष आता है। तो देखिए इसका जब हम विग्रह करते हैं तो आता है गुण से हीन अथवा गुण से रहित, यानी यहाँ पर से जो हो गया क्या हो गया, से कारक लग गया। से कारक किस में होता है, अपादान कारक में होता है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, अपादान तत्पुरुष। ठीक है, अब इसमें अगर हम देखें तो विभक्तियों के नामों के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं।
पहला है कर्म तत्पुरुष जिसमें को आ जाए बीच में, दूसरा है करण तत्पुरुष जिसमें से अथवा के द्वारा आ जाए बीच में, संप्रदान तत्पुरुष है जिसमें के लिए आ जाए बीच में, अपादान तत्पुरुष से आ जाए जहाँ पे अलग होने की स्थिति यह दर्शाए। ठीक है, अपादान और देखिए करण दोनों में से आता है, लेकिन अपादान का से जो होता है वो अलग होने की स्थिति दर्शा रहा होता है। संबंध तत्पुरुष में का की के आ जाए, अधिकरण तत्पुरुष में पर आद आ जाए तो बीच में, तो ये अधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका विकास आखिरी में हुआ था? इसमें से अपभ्रंश, वैदिक संस्कृत, पाली प्राकृत या फिर लौकिक संस्कृत, किसका विकास सबसे आखिरी में हुआ ये बताना है। इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अपभ्रंश का विकास आखिरी में हुआ था। सबसे पहले अगर विकास देखा जाएगा तो वैदिक संस्कृत का हुआ, इसके बाद लौकिक संस्कृत का हुआ, इसके बाद पाली का हुआ, फिर प्राकृत का हुआ, फिर अपभ्रंश का विकास हुआ। तो आपका आंसर इसमें ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन इसमें से बताना शुद्ध शब्द अशुद्ध कौन सा है। ठीक है, शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, इनमें से कौन सा गलत लिखा हुआ है। गलत की बात करेंगे तो ए पार्ट में जो दिया गया है ये गलत रूप से लिखा हुआ है, आंसर ए पार्ट से ही हो जाएगा। ठीक है, ए पार्ट को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से लिखेंगे। ये देखिए गलत लिखा हो, ये सही लिखा हो इसके नीचे वाला, तो इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो ये था हिंदी का। अब हम देखेंगे जीएस के पोर्शन के टोटल 25 क्वेश्चन। तो इसमें पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो मालगुडी डेज किसने लिखी? मालगुडी डेज की अगर हम बात करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर की अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा जो है सी पार्ट, आर के नारायण। आर के नारायण के द्वारा जो है मालगुडी डेज लिखा गया है, और इसमें इन्हीं के अन्य कृतियों में तो स्वामी एंड फ्रेंड्स भी इन्हीं के द्वारा लिखित है, द बैचलर ऑफ आर्ट्स इन्हीं ने लिखा है, द इंग्लिश टीचर भी इन्हीं के द्वारा लिखित, और द गाइड भी इन्हीं के द्वारा रचित है। ठीक है, अरुंधति राय की पुस्तक की बात करेंगे तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, ये दो पुस्तक अरुंधति राय की फेमस है। सरोजनी नायडू की बात करें तो द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द ब्रोकन विंग्स, द इंडियन वीवर्स, द बर्ड ऑफ टाइम, ये सब सरोजनी नायडू द्वारा रचित लिखित है। रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि, गोरा, विसर्जन, चित्रांगदा, द पोस्ट ऑफिस और चंडालिका, ये सब रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे वायुमंडल में कौन सी गैस सूर्य की हानिकारक यूवी किरणों को, अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करती है, ये बताना है। ठीक है, इसमें से कौन सी गैस है जो अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करती है? तो अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो बी पार्ट हो जाएगा। ओजोन गैस जो होता है ये अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करता है, जो कि हमारे लिए हानिकारक होती है अल्ट्रावायलेट। ठीक है, ओजोन का फार्मूला O3 होता है। यह गैस सूर्य की हानिकारक किरणें अल्ट्रावायलेट यानी कि परावैंगनिक किरणें को अवशोषित कर लेती हैं। पृथ्वी के वायुमंडल के समताप मंडल में ओजोन गैस की एक परत होती है। यह जो है हल्के नीले रंग की गैस होती है। इसकी परत सामान्यतः धरातल से 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच पाई जाती है। ओजोन ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बनी होती है। यह आणविक ऑक्सीजन O2 के साथ सौर परावैंगनी विकिरण के अंतः क्रियाओं के माध्यम से बनती है। ओजोन परत में छिद्र की पुष्टि जो हुई थी वो 1985 में निम्बस 7 उपग्रह ने किया था। ठीक है, ओजोन परत की छिद्र करने में जो है CFC गैस की प्रमुख जो है भूमिका है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइरिस मानव शरीर के किस अंग से संबंधित? तो आइरिस जो है आँख से संबंधित है, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। जिसे अगर हम इसके बात करें तो यह जो है नेत्रगोलक का एक रंगीन भाग है जिसे कार्निया से होकर देखा जा सकता है। कार्निया और आइरिस के बीच एक स्थान एंटीरियर चैम्बर्स कहलाता है। ठीक है, तो आइरिस के बीच में गोलाकार छिद्र रहता है जिसे पुतली कहा जाता है, और आइरिस जो है पुतली के आकार को प्रकाश की तीव्रता के अनुसार घटाती बढ़ाती है। तेज प्रकाश में क्या होती है, संकुचित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भी आनुवांशिक सामग्री है जो माता पिता के संतानों में हस्तांतरित हो जाती है इनमें से? ठीक है, तो इसमें देखिए ऑप्शन में दिया गया है हार्मोन, जीन, रोगजनक या फिर एंटीजन। तो इसमें से जो जीन होता है ये हस्तांतरित होता है, तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। जीन गुणसूत्रों में स्थित DNA के खंड होते हैं, और DNA को आनुवांशिक पदार्थ तथा जीन को आनुवांशिक इकाई कहते हैं। अर्थात जीन ही आनुवांशिक सामग्री को जो है माता पिता के संतानों में हस्तांतरित होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, FM रेडियो प्रसारण आज संचार का एक लोकप्रिय माध्यम है, और FM का मतलब क्या है? ठीक है, इसमें जो FM रेडियो आपने भी लिया होगा, बजाया होगा, तो FM का इसका मतलब क्या होगा? FM का फुल फॉर्म क्या होता है ये बताना है इसमें। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर की बात करेंगे तो ए पार्ट हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इसका फुल फॉर्म होता है। आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1911 में दिल्ली राजधानी बनने से पहले इनमें से कौन सा शहर भारत की राजधानी था?
तो इसमें से अगर हम बात करेंगे तो वो था कलकत्ता, ठीक है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी पार्ट। दिल्ली राजधानी से बनने से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता हुआ करता था, ठीक है। 1911 में राजधानी बनने से पहले कलकत्ता शहर भारत की राजधानी था। तत्कालीन सम्राट जॉर्ज पंचम के द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई थी और यह आयोजन नवंबर 1911 में तृतीय दिल्ली दरबार में हुआ था, ठीक है। और यह जो है दिल्ली की वास्तुकला और योजना सर हर्बर्ट बेकर और सर एडविन लुटियन के द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित में से पशु अभ्यारण्य में कौन सी एशियाटिक लायंस का घर है इनमें से? तो इसमें से अगर देखा जाएगा तो एशियाटिक लायंस का जो घर है वो है गिर, और गिर नेशनल पार्क जो है गुजरात में है। यहाँ पे एशियाई शेरों का निवास स्थान है। गिर नेशनल पार्क की स्थापना 1965 में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सा एक रेडियोधर्मी धातु है? आंसर की बात करेंगे राइट, तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट। रेडियम जो है ये रेडियोधर्मी धातु होता है, तो आंसर आपका इसमें बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये मैडम क्यूरी 1898 में मैडम क्यूरी ने अपने पति के साथ मिलकर रेडियम की खोज की थी, और रेडियम का प्रयोग कैंसर रोग की दवाइयों में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन से देश ने 2017 में नवे ब्रिक्स समिट का जो है आयोजन किया था? अब ये करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है, करंट अफेयर आप लोग जरूर पढ़ते रहिएगा। तो उस समय अगर देखा जाए तो नवा जो हुआ था वो चाइना ने किया था, तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। 14वां ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन भी चाइना की अध्यक्षता में हुआ, और आगामी 15वां ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में होगा। तथा भाई ब्रिक्स सम्मेलन की स्थापना जो है 2009 में हुई, तथा 2010 में दक्षिण अफ्रीका भी इसमें शामिल हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना जो है की गई थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की अगर हम बात करेंगे तो सी पार्ट इसका हो जाएगा, आगा खान ने किया था, ठीक है। 1 अक्टूबर 1906 को एच आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिम का एक दल वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला, और आर्चबोल्ड इस प्रतिनिधि मंडल के जो क्या थे, जनक थे, ठीक है। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में जो है 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। सलीमुल्लाह खां मुस्लिम लीग के संस्थापक व अध्यक्ष थे। इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता मुश्ताक हुसैन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो काजीरंगा नेशनल उद्यान या काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस जानवर की प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा की अगर हम बात करेंगे तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा जो है ये गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। काजीरंगा जो है एक सींग वाले गैंडों के लिए जो प्रसिद्ध है। इसकी स्थापना 1908 ईस्वी में असम राज्य के गोलाघाट, कार्बी एंगलोंग और नागाओन जिले में हुआ। 1985 में इसे यूनेस्को के इसे विश्व विरासत स्थल में भी घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में टाटा ग्रुप्स ऑफ इंडस्ट्रीज का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसमें से अगर हम देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा नटराजन चंद्रशेखरन, ठीक है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? नटराजन चंद्रशेखरन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार की बात करें तो स्वीडन द्वारा दिया जाता है। आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा। और ये जो है स्वीडन के वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल की याद में 1901 में शुरुआत किया गया था, ठीक है। 1969 से अर्थशास्त्र में भी क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा। इसके पहले जो है शांति, साहित्य, भौतिक, रसायन, चिकित्सा के विज्ञान में दिया जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस या अंतर्राष्ट्रीय एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय एड्स दिवस की बात करेंगे तो ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को। इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट, ठीक है। और इसके अगर हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो है विश्व एड्स दिवस का प्रारंभ 1 दिसंबर 1988 को किया गया था। एड्स का पूरा नाम जान लीजिए, एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, और 1981 में इसका पहली बार पता चला जो बंदर में पाया गया। भारत का पहला एड्स मरीज जो है 1986 में मद्रास में पाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न 2014 में गठित भारत के 29वें राज्य का नाम बताना है। तो 2014 में गठित हुआ था, उसका नाम था तेलंगाना। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये भी करंट अफेयर से क्वेश्चन था, 2019 का पेपर था तो उसमें पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2020 का अगला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है कहाँ आयोजित होगा? तो 2020 में अगर देखा जाएगा तो ग्रीष्मकालीन का ओलंपिक जो है ये टोक्यो में हुआ है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद 2021 में संपन्न हुआ था 2020 का, और 33वां ओलंपिक 2024 का आयोजन पेरिस फ्रांस में होगा, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, आनंद मठ नामक पुस्तक के जो है किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आनंद मठ के लेखक की बात करेंगे तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे इसके लेखक। आंसर सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। और ये बांग्ला भाषा का एक उपन्यास है जिसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1882 में किया था। भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इसी उपन्यास से लिया गया है, ठीक है। आनंद मठ में बंगाल के 1773 के सन्यासी विद्रोह का भी वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भारत ने किस सन में जो है
उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च करके अंतरिक्ष युग में जो है प्रवेश किया था। तो ये कौन से सन में गया था? तो ये गया था 1975 में। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, 1975 में फर्स्ट टाइम आर्यभट्ट उपग्रह लॉन्च किया गया था भारत के द्वारा। ठीक है, और भारत अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट को पूर्व सोवियत संघ के बेकानूर अंतरिक्ष केंद्र से जो है इंटर कॉस्मोस प्रक्षेपण यान द्वारा लॉन्च किया। इस उपग्रह का नाम खगोल शास्त्री और गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चीन की मुद्रा क्या है इनमें से? तो चीन की मुद्रा की अगर हम बात करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी पार्ट, युआन रेन मिनबी होता है। इसका आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, अन्य देशों की मुद्रा की बात कर लेते हैं। तो चीन के बाद ट्यूनीशिया की है दिनार, यूएसए का है डॉलर, आयरलैंड में पाउंड मुद्रा चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टीपू सुल्तान के पिता का नाम क्या था? इसका क्या आंसर हो जाएगा? टीपू सुल्तान के पिता का नाम था हैदर अली। इसका आंसर ए पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, और 1787 में टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बादशाह की उपाधि धारण की थी। इसने जो है श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया तथा जैकोबिन क्लब का सदस्य भी बना। प्रथम मैसूर युद्ध, अब बात कर लेते हैं इसमें। प्रथम मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से 1769 में हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य, जिसमें अंग्रेजों की हार हुई थी। ठीक है, इसके बाद दूसरा मैसूर युद्ध हुआ था 1784 में, जिसमें हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य जो है हुआ, और ये युद्ध जो है अनिर्णित रहा था। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1790-92 में, और इसमें टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य हुआ, जो एक संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। ठीक है, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1799 में, और इसमें अगर हम देखें तो टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य हुआ था, जिसमें टीपू की हार हुई और मैसूर शक्ति का इसी के साथ जो है पतन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रसिद्ध खिलाड़ी जूड फेलिक्स किन खेलों से संबंधित है? ठीक है, इन खेलों में जो है किससे जुड़ा हुआ है? भारतीय खिलाड़ी है जूड फेलिक्स, और इनमें से कौन सा खेल जो है खिलाड़ी है ये बताना। ठीक है, इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है, सॉरी बी पार्ट। भारतीय प्रसिद्ध खिलाड़ी जूड फेलिक्स जो है ये हॉकी खेल से संबंधित हैं, तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेंटियागो की राजधानी है। सेंटियागो किसकी राजधानी है? तो चिली की राजधानी है। ठीक है, आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, चिली। ठीक है, कांगो की अगर हम बात करें, कांगो की राजधानी ब्राजीविले है, क्यूबा की राजधानी हवाना, क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब है, और चिली की राजधानी सेंटियागो है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो भारतीय रुपये का नया प्रतीक किसका मिश्रण है? तो भारतीय रुपये का नया प्रतीक जो है देवनागरी और रोमन भाषा का प्रतीक मिश्रण है, तो आंसर आपका इसमें डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, देवनागरी से आर और देवनागरी से रा और रोमन से आर लिया गया है। तो देवनागरी से रा तथा रोमन से आर से भारतीय मुद्रा के लिए एक आधिकारिक प्रतीक चिन्ह जो बनाया गया, जो इस तरीके से है। ठीक है, ये इस तरीके से ये 15 जुलाई 2010 को डॉक्टर डी उदय कुमार ने डिजाइन किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 में। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, 23 जून 1757, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। यह युद्ध अंग्रेजों तथा नवाब सिराजुद्दौला के बीच था, और इसमें अंग्रेजों की ओर से इस युद्ध का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, जबकि नवाब की ओर से सेना का नेतृत्व विश्वासघाती मीर जाफर कर रहा था। यह युद्ध नादिया जिले में भागीरथी नदी के तट पर प्लासी नामक स्थान पर हुआ था, इसीलिए प्लासी का युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में नवाब की तरफ से फ्रांसीसी भी युद्ध कर रहे थे। ठीक है, और इस युद्ध में मीर मदान तथा मोहन लाल ने सिराजुद्दौला की तरफ से युद्ध किया था, जिसमें मीर मदान मारा गया, और इस युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हुई थी। इस हार का मुख्य कारण था मीर जाफर तथा राय दुर्लभ का विश्वासघात करना, और इस युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? ब्लैक होल की घटना। ठीक है, इसके पहले एक ब्लैक होल की घटना घटी थी, उसी का यह परिणाम था कि प्लासी युद्ध हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और सॉरी, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अभिनेता ने फिल्म गांधी में शीर्षक पात्र की भूमिका निभाई? इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, बेन किंग्सले उनका नाम था। रिचर्ड एटनबरो द्वारा निर्देशित किया गया था फिल्म गांधी, और उसमें गांधी की भूमिका अभिनेता बेन किंग्सले ने निभाई थी। इस फिल्म को सन 1982 में प्रदर्शित किया गया था। तो ये था आज का ओवरऑल वीडियो, जिसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ में भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और अपने दोस्तों में जहां से तक शेयर कर पाएँ शेयर भी कर दें। तो आज का वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।